हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी मेंस 2025 जो जाएगा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आंसर लिखना कैसे है। ठीक है। तो एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न को समझना है हमें कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो प्रश्न को हम 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, तब तो हम समझेंगे कि उसको लिखना कैसे है। तो देखें कि प्रश्न विश्लेषण, आलोचना, विवेचना या वर्णन पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें से पूछ क्या रहा है? प्रश्न विश्लेषण पूछ रहा है, आलोचना पूछ रहा है, विवेचना पूछ रहा है या फिर वर्णन करने के लिए कह रहा है। उसी के अनुसार हम लोग उत्तर की दिशा तय करेंगे। ठीक है। उत्तर की दिशा तय करेंगे, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो हम उत्तर की संरचना। तो उत्तर की संरचना में हम देखते हैं तो उत्तर हम लिखेंगे कैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो हम क्वेश्चन के आंसर को फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, जो कि 2-3 लाइन में हमारा होगा। विषय के संक्षिप्त रूप परिचय के रूप में होगा। ठीक है। मुख्य भाग होगा जो कि बीच में होगा, पॉइंट वाइज हम लोग उसे लिखेंगे या फिर फ्लो चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर लिखेंगे। ठीक है। उसे संतुलित दृष्टिकोण रखेंगे उसमें। ठीक है। यदि आवश्यक हो तो शीर्षक भी दे सकते हैं। जैसे किसी की विशेषताएं बतानी है तो विशेषताओं में उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसकी सब हेडिंग है तो सब हेडिंग का थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है। थर्ड है निष्कर्ष, कंक्लूजन। 2-3 लाइन में हम सारांश लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं, आगे का रास्ता उसका क्या हो सकता है। सकारात्मक नोट उस पर लिखेंगे, मतलब उस किसी भी आंसर को हम लोग सकारात्मक रूप से कंक्लूड करेंगे। ठीक है। कंक्लूड करेंगे मतलब निष्कर्ष कर देंगे। ठीक है। भाषा और लेखन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट शुद्ध हिंदी में लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना। भाषा जो होगी वह सरल और स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। राइटिंग जो स्किल होती है, राइटिंग जो है वह साफ सुथरा लिखी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी में लिखी होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को आराम से समझ में आ जाए, उसे तकलीफ ना हो पढ़ने में। तो आप पहले अपनी आंसर राइटिंग को भी सुधारेंगे। आंसर राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना आकर्षक आपका आंसर बनेगा। ठीक है। और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, हिंदी जो है उसको शुद्ध लिखेंगे। ये पाई मात्रा जो है तो उसे गलत ना लिखें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो किताबें जो आंसर की होंगी वो पढ़ेंगे तो उससे आपकी शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे और लिखेंगे। छोटे वाक्य और सटीक शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे। ठीक है ना। छोटे वाक्य में लिखेंगे और सटीक शब्द लिखेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें उनके बारे में स्पेसिफिक है वो चीज़ें लिखेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचेंगे, फालतू की चीज़ें लिखने से बचेंगे। जैसे हम लोग पेपर देते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, अनावश्यक विस्तार से लिखते जाते हैं, वो उस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। समय का प्रबंधन रखेंगे। ठीक है। समय का प्रबंधन रखेंगे। जो भी जैसे 300 शब्द वाले प्रश्न तो अब नहीं आते हैं, 200 शब्दों में प्रश्न को लिखना होता है। 200 शब्द वाले प्रश्न को हम 10 मिनट में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे जो कि 10 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 7 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें 60 शब्दों में लिखना होता है, जो कि आधे पेज में लिखना होता है। वह लिखेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें 2-3 लाइन में लिखना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से समय सीमा का सब ध्यान रखेंगे। और 150 शब्द वाले प्रश्न तो नहीं आते हैं, तो 60 शब्द इसमें देखें लिखते हैं हम लोग। इसे एडिट कर लेते हैं। 60 शब्द वाले प्रश्न क्या करेंगे? 5 मिनट में लिखेंगे। 4 से 5 मिनट में लिखेंगे और ये 10 मिनट में लिखने की कोशिश करेंगे। 200 शब्द वाले शब्द 200 शब्द वाले प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग? 10 मिनट में लिखने की कोशिश करेंगे। 8 से 10 मिनट में। 8 से 10 मिनट में लिखेंगे। ठीक है।
10 मिनट में लिखने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सीमित शब्दों में ही लिखें, यह जरूर ध्यान दें, है ना। ज़्यादा घुमा फिरा कर लिखने की जरूरत नहीं है। उत्तर को आकर्षक बनाने के तरीके, ठीक है, क्या होंगे? बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, नंबरिंग करके लिखेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, जो उसके मेन पॉइंट होंगे, उसकी विशेषता बतलाते होंगे किसी चीज़ के बारे में, उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, पर्सनालिटीज का उल्लेख करेंगे, जिस भी जैसे सोशल इशू में ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक्स में ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ का ध्यान देंगे। रिपोर्ट्स और स्कीम्स लिखेंगे। डायग्राम, मैप्स और फ्लो चार्ट्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका आंसर आकर्षक बनता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के रूप में। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासनिक ढांचा आधुनिक शासन प्रणाली की नींव माना जा सकता है। विवेचना कीजिए। तो विवेचना क्या है? एनालिसिस करके विवेचना करना है, उसके बारे में लिखना है। तो प्रस्तावना देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र का विकास किया, जो आज भी प्रासंगिक माना जाता है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के कब से कब तक शासन किए? 1630 से 1680 तक रहे, तो इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। मुख्य भाग में लिखेंगे शिवाजी की अष्टप्रधान मंडल के बारे में लिखेंगे। उनका जो प्रशासनिक ढांचा था उसके बारे में विशेषताएं क्या हैं, वह चीज़ के बारे में विवेचना कीजिए, उसके बारे में विवेचना कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि वह कैसी थी, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तुम अष्टप्रधान परिषद मंत्रिमंडल जैसी संरचना थी, जैसे वर्तमान में भी मंत्रिमंडल जैसी संरचना है, तो इस यह लिखेंगे। राजस्व व्यवस्था, जैसे वर्तमान में राजस्व व्यवस्था थी, है अभी, उस प्रकार से राजस्व व्यवस्था थी। चंद्र मौर्य की पद्धति, जिसे कहा जाता था भूमि मापन हुआ करता था पहले, भूमि मापन के आधार पर राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। सैन्य संगठन, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, सैन्य संगठन, छापामार युद्ध कला, छुप करके किसी पर वार करना और उसको जीत करके तुरंत छुप जाना, गुरिल्ला युद्ध पद्धति सैन्य संगठन का एक तरीका था, ठीक है, जो कि इस तरह से अभी प्रतिबिंबित होता है, दिखता है हमारे वर्तमान में सैन्य संगठन में भी। न्याय व्यवस्था कैसी? त्वरित व निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। तो जैसे अभी न्याय व्यवस्था पहले कैसी थी? त्वरित और निष्पक्ष थी, जिसका अंतिम निर्णय कौन करता था? शिवाजी महाराज करते थे। जनता का विश्वास जो, धार्मिक सहिष्णुता कैसी होनी चाहिए? जनता के विश्वास पे आधारित होनी चाहिए, मतलब सभी को समान रूप से देखना धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है, जनता का विश्वास जिससे जीता जा सके। लोक कल्याणकारी नीति, समुद्री सुरक्षा और व्यापार संवर्धन लोक कल्याणकारी नीति का एक प्रमुख उपयोग साधन था, ठीक है। प्रमुख नीति क्या थी? समुद्री सुरक्षा और व्यापार संवर्धन, व्यापार का बढ़ोतरी करना लोक कल्याणकारी नीति के रूप में माना जाता था, ठीक है। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख देंगे? शिवाजी का प्रशासन उत्तरदायी शासन, लोक कल्याण और संगठित तंत्र पर आधारित था। इसे आधुनिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक मूल्यों की नींव कहा जा सकता है। मतलब वर्तमान में हम क्या कहा जा सकते हैं? इसे आधुनिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक मूल्यों की नींव कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट में हम 2024 में आए हुए प्रश्नों के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।